हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ है, मस्त है और तंदुरुस्त है। माँ सरस्वती, माँ भगवती को वंदन। आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आशा और अपेक्षा करता हूं प्यारे साथियों, आप लोगों की पढ़ाई है जो बेहद शानदार तरीके से चल रही है और आप लोगों ने अध्याय 1 से लेकर के 6 तक एनसीईआरटी कक्षा 12 राजनीति विज्ञान स्वतंत्र भारत में राजनीति अच्छे से पढ़ लिया होगा, अच्छे से नोट डाउन कर लिया होगा, अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गया होगा और आप लोगों को याद हो गया होगा। अगर आप लोगों को क्लासेस अच्छी लग रही है तो फटाफट से आप लोग कमेंट करके बताइए कि जय सर बिल्कुल क्लास है जो अच्छी लग रही है और क्लास आपके लिए हेल्पफुल रह रही है। जैसा कि प्यारे साथियों आप लोग जानते हैं कि हमारी सीरीज चल रही है एनसीईआरटी की सीरीज में कक्षा 12 में प्यारे साथियों आज हम लोग अध्याय पढ़ने जा रहे हैं। 7वां अध्याय क्षेत्रीय आकांक्षा 7वां अध्याय है और अध्याय का नाम है प्यारे साथियों क्षेत्रीय आकांक्षा। प्यारे विद्यार्थियों हम लोग पढ़ते हैं पीवाईक्यू, साथ साथ में पढ़ते हैं एमसीक्यू, साथ साथ में इनकी करते हैं संपूर्ण व्याख्यात्मक हल और साथ साथ में प्यारे साथियों हम लोगों का हो जाता है रिवीजन। मैं हूं आपका साथी दोस्त विकास गवाला, स्कूल व्याख्याता राजनीति विज्ञान, और आप जुड़े हुए हमारे निःशुल्क यूट्यूब प्लेटफॉर्म विकास चौधरी आरएस के ऊपर। बिना कोई विलंब के सीधे से हम बात करते हैं पहले प्रश्न की। जो भी विद्यार्थी जुड़े हैं उम्मीद करता हूं आप लोगों के पास में कॉपी है, नोटबुक है और पेन है। प्यारे विद्यार्थियों आप लोग साथ साथ में उत्तर बताने की कोशिश कीजिए। हो सकता है कि आपका उत्तर अभी गलत है। गलत इसलिए हो रहा है क्योंकि आप लोगों ने एनसीईआरटी को ढंग से पढ़ा नहीं, किस प्रकार से प्रश्न की फॉर्मेटिंग रहती है आप लोगों ने पढ़ा नहीं। लेकिन मैं वादे और विश्वास के साथ में कह सकता हूं कि अगर आप लोग अभी उत्तर बताएंगे, आपके उत्तर अभी गलत हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, छो होने दीजिए, लेकिन आपके एग्जाम हॉल में वही प्रश्न आ गए या इन प्रश्नों के इर्द गिर्द आ गए, क्योंकि हम लोग व्याख्यात्मक हल करते हैं तो उस समय आप लोगों के प्रश्न जो 100% सही होने की संभावना बढ़ेगी। और सफलता और असफलता में इतना ही गैप होता है। ऐसे थोड़ी है कि कट ऑफ से आपके 40 नंबर, 50 नंबर, 70 नंबर, 100 नंबर कम आते हैं। अगर इतने नंबर कम आते हैं तो आप लोग दौड़ से पूर्ण बाहर ही है। और अगर आप लोगों से थोड़े से नंबर या फिर हम लोग बात करें, आप अक्सर कगार पर रह जाते हैं सफल होने से, मंजिल मिलने से। उस समय अगर आप लोगों को ढंग से पढ़ा होगा, ढंग से रिवाइज किया होगा, धैर्य के साथ में आपने एग्जाम दिया है तो आपकी जो मेहनत है जो सफलता में तब्दील हो जाएगी। तो उठो, जागो और अपनी ताकत को पहचानो। आपके अंदर वो ताकत है जो दुनिया के किसी इंसान में नहीं है। आप लोगों को पूर्ण तल्लीनता, पूर्ण मनोयोग, पूर्ण एकाग्रचित होकर के क्लास को देखना है, पढ़ना है। मंजिल तो हमारे सामने खड़ी है, अपने को धीरे धीरे कदमों से क्या करना है, मंजिल तक चल के जाना है। सीधे पहले प्रश्न की बात करें। और प्यारे साथियों ये क्लासेस किसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट या महत्वपूर्ण होने वाली है? वैसे तो ये क्लासेस राजनीति विज्ञान से संबंध रखने वाले हर विद्यार्थियों के लिए, राजनीति विज्ञान से संबंध रखने वाली हर भर्ती परीक्षा के लिए वेरी वेरी महत्वपूर्ण होने वाली है। लेकिन अभी अपकमिंग नजदीक में बात करें, आरपीसी स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा का पेपर है। राजनीति विज्ञान के उन तमाम प्रतिभागियों के लिए ये मील का पत्थर, ब्रह्मास्त्र, रामबाण औषधि से कम साबित नहीं होने वाली है। मैं वादे और विश्वास के साथ में कह सकता हूं, क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों मैं अक्सर कहता हूं कि सफल व्यक्तियों से जानिए सफलता के राज। मैंने किस प्रकार से एनसीईआरटी को पढ़ा, कितना पढ़ा, कैसे पढ़ा, परीक्षा के ट्रेंड को देखते हुए किस प्रकार के क्वेश्चंस की फॉर्मेटिंग बनी, किस प्रकार से प्रश्नों को निकाला, बार बार रिवाइज किया और मेरा सिलेक्शन हुआ है। तो मैं वादे और विश्वास के साथ में कह सकता हूं कि अगर मेरे जैसे सामान्य बुद्धि लब्धि वाले विद्यार्थी स्कूल व्याख्याता बन जाते हैं तो आप तो कुशाग्र बुद्धि के हैं, आप तो शार्प माइंड है। केवल और केवल आपको आवश्यकता है स्मार्ट स्टडी करने की। तो मैं हूं आपका साथी विकास गवाला, स्कूल व्याख्याता राजनीति विज्ञान। अगर आप लोगों ने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन कीजिए। देश विदेश के तमाम उन ज्वलंत मुद्दों को लेकर के हम लोग आप लोगों के साथ में हमारी टीम कुछ कंटेंट साझा करती है। हमेशा कोशिश रहती है कि आपको कम कंटेंट में मैक्सिमम देश विदेश की खबरें मिलें। तो आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। और अगर आप ग्रेड फर्स्ट स्कूल व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे तैयारी कर लो एप्लीकेशन के ऊपर राजनीति विज्ञान द्वितीय प्रश्न पत्र स्कूल व्याख्याता के लिए टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है। नाम मात्र की फीस में 21 टेस्टों का एक शानदार रणनीति के साथ में कॉम्बो पैक और केवल नाम मात्र की फीस में। तो इस चीज को भी, इस टेस्ट सीरीज को भी अगर आप लोग चाहते हैं इसी भर्ती में सफल हो तो इस केवल नाम मात्र की फीस 521 रुपए की फीस में आपको टेस्ट सीरीज लेनी चाहिए। हम भी बनेंगे व्याख्याता, हम भी लेंगे मोहर, हम भी बनेंगे व्याख्याता,
हम भी लेंगे मोहर, बन के रहेंगे वे क्या था, लेकर रहेंगे मोहर। सीधे पहले प्रश्न की बात कर रहे हैं, एनसीईआरटी कक्षा 12 क्षेत्रीय आकांक्षाएं। पहले प्यारे विद्यार्थियों हम लोग बात करते हैं क्षेत्रीय आकांक्षाएं की। क्षेत्रीय आकांक्षाएं क्या होती है, रीजनल एक्सेप्टेशंस क्या होती है। प्यारे साथियों, हम लोग संविधान को मानते हैं, हम लोग भारत के नागरिक हैं, संविधान को मानते। संविधान हमारे कुछ अधिकार देता है, संविधान हमारे लिए कुछ नीतियां बनाता है, लोक कल्याणकारी नीतियां बनाता है। संविधान में हमारे मौलिक कर्तव्य भी निहित है। वर्तमान समय में हर कोई क्षेत्र चाहता है कि संविधान के द्वारा मुझे ज्यादा से ज्यादा शक्तियां मिले। हर कोई क्षेत्र चाहता है कि इतनी शक्तियां मिले, इतने अधिकार मिले, लेकिन साथ साथ में वो क्षेत्र ये नहीं जानता है कुछ मेरी भी ड्यूटीज है, फंडामेंटल ड्यूटीज है। अधिकार हर कोई लेना चाहते हैं, लेकिन अपनी ड्यूटी कोई नहीं निभाना चाहते हैं। क्षेत्रीय आकांक्षाओं में भारत का जो क्षेत्रफल है, भारत में वर्तमान समय में बात करें 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों की। इन 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कुछ क्षेत्रों में स्वायत्तता की मांग उठती है, अलगाववाद की मांग उठती है, पृथकता की मांग उठती है कि या तो हमारे कुछ ऐसा कर दीजिए, कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स दीजिए, कुछ विशेष राज्य का दर्जा दीजिए, हमारे लिए अन्य राज्यों की तुलना में ज्यादा फंड दीजिए, वित्तीय सहायता दीजिए। और अगर आप लोग ऐसा नहीं करेंगे तो हम लोग स्वतंत्र हो जाएंगे, हम पृथक हो जाएंगे आपसे, हम अलगाव हो जाएंगे आपसे, हम आपसे अलग हो जाएंगे। ये बातें 1980 के दशक में खूब तेज तरार उठी। लेकिन बात करें 1947 जब हमारा देश आजाद हुआ था, हमारे देश में आजादी के समय 565 रियासतें थी। रियासतों का एकीकरण किया सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। हालांकि काफी चुनौतियां भरा रहा था, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जैसे तैसे करके 565 रियासतों को भारत में मिलाया। उन राजाओं ने कहा हमारा क्या होगा, हम राजा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब ने कहा आप भी निश्चित रहिए, आपको भी कुछ न कुछ मिलेगा। उनके लिए कुछ विशेष प्रकार के भत्ते, परिसंपत्तियां, वेतन, प्रीविपर्स की व्यवस्था की। लेकिन समय के अकॉर्डिंग मांगे बढ़ती है कि हम और स्वायत्त होंगे, हम अलग होंगे, हम पृथक होंगे। उन तमाम मुद्दों को लेकर के हम ये भी बात करेंगे कि वर्तमान समय में कौन सा ऐसा क्षेत्र है, कौन सा ऐसा एरिया है, कौन सा ऐसा समुदाय है, किस क्षेत्र के लोग अपने आप को स्वायत्तता की मांग को लेकर के बढ़ चढ़ करके प्रदर्शन करते हैं, विरोध प्रदर्शन करते हैं। तमाम मुद्दों को लेकर के हम लोग इस अध्याय में बात करेंगे। पहला प्रश्न देखिए प्यारे साथियों, भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों की सीमाओं में क्षेत्रीय परिवर्तन किए जाते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्य की सीमाओं में क्षेत्रीय परिवर्तन किए जा सकते हैं। भारतीय संविधान की बात करें तो भारतीय संविधान में कुल अनुच्छेदों की बात करें तो ध्यान रखना अनुच्छेद कितने हैं, 395। अनुसूचियां और अनुसूचियां की बात करें तो अनुसूचियां कितनी है प्यारे साथियों, 12। कुल भाग की बात करें, भाग कितने हैं, तो 22 भाग है। ये तो भारतीय संविधान की मोटी मोटी बात होगी। भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों की सीमाओं में क्षेत्रीय परिवर्तन किया जा सकता है। राज्य की सीमा या फिर बात करें भारतीय संविधान में या फिर भारत में वर्तमान समय में 28 तो आपके क्या है, राज्य है या फिर स्टेट है। और बात करें 8 क्या है, यूटी है, यूनियन टेरिटरी या फिर केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है मेरे साथ। अब आप लोगों के मन में है कि सर 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश यूटी है, हम तो राज्य भारत को मानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल आप सही रास्ते पे जा रहे हैं। राजनीतिक विज्ञान के शब्दावली में बात करें ना तो भारत एक देश नहीं होकर क्या है, एक राज्य है। लेकिन हम बात करें संविधान के अकॉर्डिंग या फिर प्रादेशिक आधार पर तो राजस्थान एक राज्य है। राजनीतिक भाषा में, राजनीतिक विज्ञान के शब्दावली में राजस्थान एक प्रदेश है या फिर प्रांत है। क्योंकि प्यारे साथियों आप लोग भली बात जानते हैं कि राजनीतिक विज्ञान की शब्दावली में एक राज्य के लिए 4 आधारभूत तत्व होने चाहिए। और 4 आधारभूत तत्व कौन कौन से होने चाहिए, फटाफट से कमेंट करके बताइए। एक जनसंख्या होनी चाहिए निश्चित क्षेत्रफल होना चाहिए, निश्चित सरकार होनी चाहिए और एक संप्रभुता होनी चाहिए। राज्य और राज्य के तत्व, राज्य के तत्व कितने, 4। कौन कौन से, पहले की बात करें तो निश्चित भूभाग, उसके बाद में बात करें निश्चित जनसंख्या, उसके बाद में बात करें सरकार और उसके बाद में बात करें तो संप्रभुता। राजनीतिक विज्ञान के शब्दावली में एक राज्य के पास में इन चारों तत्वों का होना अति आवश्यक है। अब आप लोगों का मन मारा सर राज्य तो राजस्थान भी है। अरे भाई राजनीतिक विज्ञान के शब्दावली में राजस्थान राज्य नहीं होकर एक प्रदेश या प्रांत है, क्योंकि राज्य के पास में निश्चित भूभाग है, निश्चित जनसंख्या है, निश्चित सरकार है। लेकिन संप्रभुता, राजस्थान एक भारत का भूभाग है,
राजस्थान एक केंद्र सरकार का, अपन कह सकते हैं भारत का एक राज्य है। राज्य होने के लिए राजनीतिक विज्ञान के शब्दावली में इन 4 चीजों का होना अति आवश्यकता है। हाँ, यह है कि राजनीतिक विज्ञान के शब्दावली में भारत एक राज्य है। क्या? भारत एक राज्य। वापस अपन पहले प्रश्न की ओर आते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों की सीमाओं में क्षेत्रीय परिवर्तन किए जा सकते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा नहीं भाई, राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा क्षेत्रीय परिवर्तन नहीं किए जा सकते। राज्य के बहुमत की सहमति से, संसद द्वारा भी नहीं, संसद के विधेयक द्वारा, बिल्कुल संसद के विधेयक के द्वारा राज्य में क्षेत्रीय परिवर्तन किया जा सकता है सीमाओं में। अब देख लीजिए कैसे। अब मान लीजिए कि ये क्या है, ये भारत है। भारत में ये आपका राज्य है कौन सा? राजस्थान। यहाँ पर कौन सा है? पंजाब। यहाँ पर कौन सा है? हरियाणा। यहाँ पर यूपी, यहाँ पर एमपी, यहाँ पर गुजरात। अब मान लीजिए कि गुजरात की सीमा राजस्थान से लगती है, मान लीजिए कि लगती है। तो अब गुजरात का कुछ हिस्सा राजस्थान को देना, मान लीजिए गुजरात का कुछ हिस्सा राजस्थान को देना है, तो कैसे देंगे? तो प्यारे साथियों ध्यान रखना, संसद एक सामान्य बहुमत के द्वारा विधेयक पारित करती है और वो हिस्सा गुजरात का राजस्थान को दे दिया जाता है। अब आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में ये लिखा हुआ है, साफ साफ शब्दों में उल्लेखित है कि संसद विधेयक द्वारा राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है। आप लोगों के लिए मैं प्रश्न छोड़ के जा रहा हूं। तभी मैं आप लोगों को कहता हूं कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बेयर एक्ट से सीधे सीधे क्वेश्चन आएंगे। भारतीय संविधान का एक आर्टिकल संख्या 2 में साफ साफ शब्दों में लिख रखा है। 2 और 3 को आप ढंग से पढ़ना और उत्तर बताने की कोशिश कीजिए कि अनुच्छेद 2 और 3 में क्या लिखा हुआ है। ये प्रश्न फैक्चुअल है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर आप 7 स्टार लगा लीजिए। हर कोई भर्ती परीक्षा में ये प्रश्न यहां से आने की पूरी संभावना रहती है। निम्नलिखित में से किस वर्ष पंजाब व हरियाणा राज्य का निर्माण हुआ? अब प्यारे साथियों, किस वर्ष पंजाब व हरियाणा, बात हो रही एक पंजाब और एक हरियाणा की, पंजाब और हरियाणा राज्यों का गठन कब हुआ था? फटाफट से आप लोग कमेंट करके बताइए। तब तक मैं आप लोगों को बता दूं कि राज्य पुनर्गठन आयोग और राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया जाता है आपके 1953 में। इसने अपनी रिपोर्ट दी कि कब? 1955 में, और रिपोर्ट लागू हुई थी 1956 में। यानी कि मैं ये कहूं कि राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम कब बना था? तो अधिनियम बना था आपके 1956 में। इसके तहत भारत के अंदर 14 राज्य और 8 यूटी, सॉरी ये आपके 6 यूटी, कितने यूटी? 6 यूटी। ये आपका हो जाएगा 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट लागू होती है और 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाते हैं। और किस आधार पे बनाए जाते हैं? तो भाषा के आधार पे बनाए जाते हैं। उस समय आपके पंजाब और हरियाणा नाम का कोई राज्य नहीं था। समय और आगे बढ़ता है, समय आगे बढ़ता है। और प्यारे साथियों ध्यान रखना, समय आता आपका कौन सा? समय आता आपका 1960। 1960 में बॉम्बे प्रांत से एक बनता आपके राज्य जिसका नाम है आपके गुजरात। कौन सी रात? गुजरात। और एक राज्य बनता है जिसका नाम है प्यारे साथियों महाराष्ट्र। कौन सा राज्य बनता है? महाराष्ट्र। समय और आगे बढ़ता है, समय आता है आपके 1963 और 1963 को एक राज्य बनता है जिसका नाम है आपके नागालैंड। कौन सा राज्य बनता है? नागालैंड। समय आगे बढ़ता है, समय आता है प्यारे साथियों 1966 और 1966 में 2 राज्य बनते हैं, पंजाब से अलग होते हैं और पंजाब से अलग होकर के कौन से राज्य बनते हैं? हरियाणा। कौन सा राज्य बनता है? हरियाणा। और एक राज्य बनता है आपके कौन सा? हिमाचल प्रदेश। कौन सा बनता है? हिमाचल प्रदेश। प्यारे साथियों समय आगे बढ़ता है, समय आता आपके 1972 और 1972 में भारत में 3 और राज्यों का निर्माण या फिर गठन होता है। और वो 3 राज्य कौन कौन से? तो ध्यान रखना प्यारे साथियों, वो 3 राज्य आपके मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय। समय आगे बढ़ता है, समय आता आपके 1975 और 1975 में एक राज्य को भारत का पूर्ण राज्य बनाया जाता है। किसको? तो ध्यान रखना प्यारे साथियों, सिक्किम को। किसको बनाया जाता? सिक्किम को। समय आगे बढ़ता है, समय आता आपके 1982। कौन सा समय आता? 1982 की जगह अपन कह सकते हैं आता है समय आपके 1987। कौन सा समय आता? 1987 में आपके अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम राज्य का गठन होता है।
उसके साथ साथ में ध्यान रखना प्यारे साथियों, समय आता आपके 2000, और 2000 में 3 राज्यों का गठन होता आपके। एक है जिसका नाम है छत्तीसगढ़। कौन सा गढ़ है? छत्तीसगढ़। उसके बाद में झारखंड, और एक राज्य जिसका नाम है प्यारे साथियों उत्तरांचल। कौन सा राज्य है? उत्तरांचल है। आपको एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए यह भी दे सकता है कि सन 2000 में भारत में 3 राज्यों का गठन हुआ, इसमें से कौन सा नहीं है? छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड या उत्तरांचल। तो ध्यान रखना उत्तराखंड, जो वर्तमान में, पहले इसका नाम क्या था? उत्तरांचल था। उसके बाद में प्यारे साथियों बात करें 2 जून 2014 को राज्य का गठन होता है। इस राज्य का नाम है आपके तेलंगाना। कौन सा राज्य है? तेलंगाना। ये राज्यों का पूरा सीरीज है। बात करें तेलंगाना, उस समय भारत का राज्य बना था। कौन सा राज्य बना था? 29वां राज्य बना था। लेकिन वर्तमान समय में बात करें भारत में कितने राज्य हैं, तो ध्यान रखना 28 तो क्या है? राज्य, और 8 क्या है आपके? 8 है केंद्र शासित प्रदेश। ध्यान रखना प्यारे साथियों, जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। जम्मू कश्मीर को जो विशेष राज्य का दर्जा दिया था 5 अगस्त 2019 को, धारा 370 को हटा करके, उस जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा हटा करके जम्मू कश्मीर और लद्दाख नामक 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए जाते हैं। तो वर्तमान समय में कितने राज्य हैं? 28 राज्य। कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8 केंद्र शासित प्रदेश है। आप इन चीजों को नोट डाउन कर लेना और यहां से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं वादे और विश्वास के साथ में कह सकता हूं कि आपके यहां से 1% कोई भी भर्ती परीक्षा होगी उसमें बनेगा ही बनेगा। यहां से आपके 1% बनने की पूरी क्या है? संभावना है। तो आप लोग इनको अच्छे से नोट डाउन कर लेना। लगे हाथ प्यारे साथियों, मैं ये भी बता दूं कि जब 1947 में देश आजाद हुआ था, गोवा भारत में मिलना चाहता था, लेकिन वैसे मिलना क्या, गोवा तो भारत का ही अंग था, लेकिन उस समय गोवा पर अधिकार किसका था? तो पुर्तगालियों का था। दिसंबर 1961 में पुर्तगालियों को भारतीय सेना द्वारा धुआंधार तरीके से खदेड़ा जाता है और पूर्ण रूप से अधिकार किसका हो जाता है? गोवा पर भारत का हो जाता है। इसको भी आप अच्छे से नोट डाउन कर लेना। अगला प्रश्न देखिए, उत्तर हर दिन बढ़ता जाए, दक्षिण दिन दिन घटता जाए, यह लोकप्रिय नारा किस आंदोलन के अंतर्गत दिया गया था? बोडोलैंड आंदोलन, असम आंदोलन, गोरखालैंड आंदोलन या फिर द्रविड़ आंदोलन? फटाफट से आप लोग कमेंट करके बताएं। असम आंदोलन की बात करें तो असम में AASU, ऑल असम स्टूडेंट यूनियन, इन्होंने एक आंदोलन चलाया था और ये आंदोलन चलाया था 1979 से लेकर के 1985 तक। कब चलाया था? 1979 से लेकर के 1985 तक असम में छात्रों ने आंदोलन चलाया था। छात्रों के आंदोलन चलाने के पीछे सबसे बड़ा कारण था कि असम में बाहर से, हम लोग कह सकते हैं वर्तमान में जो बांग्लादेश है, वहां से क्या शरणार्थी असम में आते थे और शरणार्थियों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ रही थी। शरणार्थी जो आते समय अल्पसंख्यक थे, धीरे धीरे उनको नहीं रोकेंगे तो बहुसंख्यक का रूप ले लेंगे। इस वजह से आसू नामक संगठन ने असम में आंदोलन किया था। उत्तर हर दिन बढ़ता जाए, दक्षिण दिन दिन घटता जाए, यह लोकप्रिय नारे की बात करें तो यह किससे संबंधित प्यारे साथियों? द्रविड़ आंदोलन। किससे संबंधित? द्रविड़ आंदोलन। और द्रविड़ आंदोलन कहां पर चला था? तो ध्यान रखना प्यारे साथियों, दक्षिण भारत में आंदोलन चला था। और इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? E.V. रामास्वामी, जिसे उपाधि दे रखी है पेरियार की। किसकी? पेरियार की। इन्होंने ये आंदोलन चलाया था। पेरियार से संबंधित पिछली भर्ती परीक्षा जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ, एक प्रश्न आया था, आत्म सम्मान आंदोलन कब हुआ, किसने चलाया था? तो आत्म सम्मान आंदोलन 1925 और 1925 में किसने चलाया था? पेरियार जी ने चलाया था। ये प्रश्न पिछली बार भर्ती परीक्षा में आया हुआ है। इस बार आ सकता है कि द्रविड़ आंदोलन किसने चलाया? तो ध्यान रखना E.V. रामास्वामी जी ने द्रविड़ आंदोलन चलाया था। द्रविड़ आंदोलन क्यों चलाया था? तो द्रविड़ आंदोलन ने हिंदी भाषा का क्या था? विरोध किया था। इस चीज को भी आप ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित राज्यों में से कौन से राज्य उनके गठन से सम्मिलित है? कौन से राज्य उनके गठन से सम्मिलित है? अगर प्यारे ज्ञानार्थियों आपने पूर्ण मनोयोग से क्लास को देखा तो इससे पिछले वाले प्रश्न में मैंने आप लोगों को इसको पूरा खोल के बताया था। मणिपुर की बात करें तो मणिपुर का गठन हुआ कब प्यारे साथियों? फटाफट से ध्यान रखना, 1972 के अंदर मणिपुर का गठन होता है। एकदम सही है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश का गठन होता है 1987 में। बिल्कुल सही है। मेघालय की बात करें तो मेघालय का गठन होता आपके 1972 में। यह भी सही है। नागालैंड की बात करें 1963 में
नागालैंड का गठन हुआ था। नागालैंड के प्रसिद्ध नेता की बात करें, लोकतंत्र बहाली के नेता, या फिर बात करें नागालैंड में सर्वाधिक नागालैंड राज्य के गठन की बात के लिए संघर्ष किया, उनका नाम था आपके अंगमी जप्पू फिजू। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके प्रश्न आ सकता है कि अंगामी जप्पू फिजू का संबंध किस राज्य से। अब आप लोगों को बताना है कि 1972 में मणिपुर और मेघालय के साथ साथ में एक और राज्य का गठन हुआ था, और उस राज्य का नाम क्या था, तो ध्यान रखना क्या था, त्रिपुरा। मैंने आप लोगों को बताया था MTM, M फॉर मणिपुर, T फॉर त्रिपुरा और M फॉर मेघालय। अरुणाचल प्रदेश के साथ में एक और राज्य का गठन हुआ था, और कौन से राज्य का गठन हुआ था, तो मिजोरम राज्य का गठन हुआ था। तो प्यारे साथियों, इसमें आपके हैं जो उपयुक्त सभी क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, राजीव गांधी लोंगेवाल समझौता को और किस नाम से भी जाना जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, राजीव गांधी लोंगेवाल समझौता को और किस नाम से जाना जाता है। आप लोगों की जानकारी लेकर बता दूं, यह समझौता कब हुआ था, तो हुआ था प्यारे साथियों आपके जुलाई 1985 को। कब हुआ था, जुलाई 1985 को ये समझौता हुआ था। इस समझौते को कहा जाता है पंजाब समझौता। प्यारे साथियों ध्यान रखना, राजीव लोंगेवाला समझौता कब हुआ था, तो हुआ था आपके जुलाई 1985 में, और इसको क्या नाम दिया जाता है, पंजाब समझौता भी नाम दिया जाता है। अब लगे हाथ आप बात करें राजीव गांधी, तो राजीव गांधी कब से कब तक भारत के पीएम रहे थे, तो ध्यान रखना 1984, और 1984 में 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या हो जाती है। उसके बाद में राजीव गांधी है जो प्रधानमंत्री बनते हैं। हरचंद सिंह लोंगेवाल की बात करें तो ये कौन थे, प्यारे साथियों ध्यान रखना, अकाली दल और अकाली दल के कौन थे, नेता। अकाली दल की बात करें स्थापना कब हुई थी, तो ध्यान रखना प्यारे साथियों, अकाली दल की स्थापना कब हुई थी, 1920 में हुई थी। असम समझौता किन के मध्य हुआ था, तो ये हुआ था ASU प्लस राजीव गांधी के मध्य हुआ था। ये चीजें भी आप लोगों क्या, आसू की बात कर ऑल असम स्टूडेंट यूनियन। अगला प्रश्न देखिए प्यारे साथियों, अगला प्रश्न है ऑपरेशन ब्लू स्टार निम्नलिखित में से किससे संबंध है। इसके ऊपर आप लोग है जो 7 स्टार लगा लीजिए। ऑपरेशन ब्लू स्टार की बात करते हुए किससे संबंधित है, प्रथम परमाणु परीक्षण। प्रथम परमाणु परीक्षण कब हुआ था, तो हुआ था 1974। और महीने की बात कर तो कौन सा महीना था, महीना था आपके 1974 में मई। तारीख क्या थी, फटाफट से कमेंट करके बताइए। कहां पर हुआ था, तो ये हुआ था आपके प्यारे साथियों पोखरण में। कहां पर हुआ था, पोखरण में हुआ था। और इस परमाणु परीक्षण को नाम क्या दिया था, तो इस्माइलिंग, क्या नाम दिया था, इस्माइलिंग बुद्धा है जो, इसको क्या दिया था, नाम दिया था। फटाफट से आप लोग ये भी कमेंट करके बताइए कि भारत ने दूसरा परमाणु परीक्षण कब किया था, और P5 वाले देश कौन कौन से। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि P5 वाले देश कौन कौन से। अगर आप लोगों ने ढंग से पहले से क्लास पढ़ी है तो आप लोग जानते हैं कि P5 वाले देश कौन कौन से। A4 है प्यारे साथियों अमेरिका, क्या हो जाएगा, अमेरिका। B4 क्या हो जाएगा आपके, ब्रिटेन, क्या हो जाएगा, ब्रिटेन। C4 क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, कैट नहीं होगा, चीन होगा। और F4 क्या होगा, फ्रांस। F4 क्या होगा, फ्रांस। और R4 क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, रूस हो जाएगा। तो प्रथम परमाणु परीक्षण से तो इनको कोई लेना और कोई देना। स्वर्ण मंदिर में हुई सैन्य कार्रवाई, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। पूर्वी पाकिस्तान को सोवियत कराना, इससे कोई मतलब नहीं। अब प्यारे साथियों ध्यान रखना, ऑपरेशन ब्लू स्टार OBS या ऑपरेशन ब्लू स्टार की बात करें, ये कब चला था, तो जून 1984। और कहां पर चला था, अमृतसर। कहां पर, अमृतसर। और अमृतसर की बात करें कहां चला था, तो अमृतसर। और अमृतसर के चला था स्वर्ण मंदिर में। कहां पर चला था, स्वर्ण मंदिर में चला था। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि 1984 में उग्रवादियों के द्वारा सिखों के बहुत बड़े सिख धर्म के मंदिर स्वर्ण मंदिर अमृतसर में, उग्रवादियों ने अमृतसर मंदिर को एक हथियारबंद किले का रूप दे दिया था। उस समय भारत में तत्कालीन प्रधानमंत्री हुआ करती थी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ने भारतीय सेना को उग्रवादियों को बाहर खदेड़ने के लिए कहा। भारतीय सेना ने पूर्ण तत्परता से, पूर्ण मनोयोग से और पूर्ण शांति से, हम लोग कह सकते हैं कि पूर्ण मनोयोग से उग्रवादियों को बाहर भगाया सैन्य कार्रवाई के माध्यम से। लेकिन साथ ही साथ कुछ अपन कह सकते हैं कि अमृतसर के स्वर्ण मंदिर को भी क्या हुई, क्षति पहुंची। तो उस समय सिखों की भावनाओं को क्या हुई,
आहत, सिखों की भावनाओं को क्या पहुंची, ठेस पहुंची थी। कब पहुंची थी, ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान पहुंची थी। और आप लोग भली भांति जानते हैं उसके थोड़े से समय के बाद में, और थोड़े से समय के बाद में बात करें 31 अक्टूबर और 31 अक्टूबर 1984, 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या कर दी जाती है। और किन के द्वारा की जाती है, सिख अंगरक्षकों के द्वारा की जाती है। ये प्रश्न आपके वेरी 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 क्या है, इंपोर्टेंट है। अगला प्रश्न देखिए मेरे साथियों, पंजाब राज्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पंजाब राज्य या फिर पंजाब सूबे के बारे में आप लोगों को क्या करना है, विचार करना है। 1970 के दशक में अकालियों के एक तबके ने पंजाब के लिए स्वायत्तता की मांग उठाई थी। 1970 के दशक में अकालियों के एक तबके ने पंजाब के लिए स्वायत्तता की मांग उठाई थी। अकाली की बात आ रही है तो लगे आप लोगों को बता दूं कि अकाली दल और अकाली दल की स्थापना कब होती है, तो होती है प्यारे साथियों 1920 में। कब होती है, 1920 में होती है। 1973 में आनंदपुर साहिब में हुए एक सम्मेलन में इस आशय का प्रस्ताव पारित किया गया। बिल्कुल सही है, 1973 और 1973 में एक आनंदपुर साहिब प्रस्ताव पास हुआ था। उसमें कहा गया था कि सिखों का अपने आप में एक अलग प्रभुत्व है और सिखों को पंजाब के रूप में स्वायत्तता देना चाहिए। ये कथन भी आपके सही है। इस प्रस्ताव की मांगों में केंद्र राज्य संबंधों को पुनर्परिभाषित करने की बात भी थी। बिल्कुल, आनंदपुर साहिब प्रस्ताव जो 1973 में पारित हुआ था, आया था, केंद्र राज्य संबंधों को पुनर्परिभाषित यानी कि वापस से परिभाषित करने की बात पर भी बल दिया गया। ये कथन भी सही है। यह प्रस्ताव संघवाद को मजबूत करने की अपील करता था, किंतु इसे एक अलग सिख राष्ट्र की मांग के रूप में भी पढ़ा जा सकता है। आपका उपयुक्त है जो सभी कथन है जो क्या है, सही है। इस प्रकार के प्रश्न बहुत अच्छे प्रश्न है। आपको लगता है कि इतने बड़े प्रश्न कैसे सॉल्व होंगे, लेकिन प्रश्नों को ढंग से पढ़ते ना, जितना बड़ा होगा ना, मैं तो कह रहा हूं हाथी जितना प्रश्न आ जाए कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों ने ढंग से हमारी क्लास ज्वाइन की, आप लोगों ने पूर्ण मनोयोग से एनसीईआरटी को पढ़ा है ना, तो वो प्रश्न भी सही हो जाएगा। कोई हाथी बड़ा थोड़ी है। तो आप लोगों को बिल्कुल भी लोड लेने की आवश्यकता नहीं। ऐसे प्रश्न देख करके कई विद्यार्थी तो घबरा जाते हैं कि सर क्या होगा वही जो लिखा हुआ है। अगर आपने ढंग से पढ़ा, ढंग से तैयारी की तो मंजिल मिलेगी, क्योंकि मंजिल तो सामने खड़ी है और सफलता एक दिन में नहीं लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। डरना नहीं है, घबराना नहीं है, निराश नहीं होना, हताश नहीं होना, क्योंकि अपने पास में खोने के लिए कुछ नहीं है। पूरा का पूरा संसार पाने के लिए पद पड़ा है। केवल और केवल आपको मेहनत करके पद को प्राप्त करना है। अगला प्रश्न देखिए, मिजोरम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए कूट की सहायता से सही कथनों का चुनाव करना है। आजादी के बाद मिजो पर्वतीय क्षेत्र को स्वायत्त जिला बनाने से मना कर दिया था। आजादी के बाद मिजो पर्वतीय क्षेत्र को स्वायत्त जिला बनाने से मना कर दिया था। प्यारे साथियों, मना नहीं किया था। ये आपका कथन है जो गलत हो जाएगा। मिजो पर्वतीय क्षेत्र को स्वायत्त जिला बनाने से मना नहीं किया था। आप लोगों को पता है कि ये कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मिजो लोगों का मानना था कि वे कभी ब्रिटिश इंडिया का अंग नहीं रहे, इसलिए भारत संघ से उसका कोई नाता नहीं है। यह मिजो लोगों का मानना था। मिजो लोगों ने लाल डेंगा के नेतृत्व में मिजो नेशनल फ्रंट बनाया था, बिल्कुल बनाया था। और लाल डेंगा 1984 में सीएम बनते हैं। 1984 में सीएम बनते कौन, लाल डेंगा। कहां पर, कहां के, मिजोरम के। राजीव गांधी की सकारात्मक मुहिम से लाल डेंगा मिजो नेशनल फ्रंट की अलगाववादी राह को छोड़ने को तैयार हो गए। मिजोरम और मिजोरम राज्य की बात करें तो गठन कब होता है, 1972 में। कब होता है 1972 में नहीं होता। कब होता है बताइए फटाफट से, कौन 1900 कब होता है, 1987 में होता। कब होता है, 1987 में। 1987 में मिजोरम के साथ साथ में किसका गठन होता है, अरुणाचल प्रदेश का भी गठन होता है। तो आपके उपयुक्त है जो सभी कथन हो जाएंगे सही। अगला प्रश्न देखिए, राजीव गांधी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजीव गांधी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने। ये खुली अर्थव्यवस्था तथा कंप्यूटर प्रौद्योगिकी के प्रबल हिमायती थे। बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आपका, प्रबल समर्थक थे। इन्होंने सिंहली तमिल समस्या को सुलझाने के लिए भारतीय सेना को श्रीलंका पर आक्रमण करने का आदेश दिया था।
देखिए पहला कथन तो सही है, लेकिन दूसरे कथन में थोड़ी सी हल्की सी गड़बड़ है। इन्होंने सियाली तमिल समस्या को सुलझाने के लिए भारतीय सेना को श्रीलंका पर आक्रमण करने का आदेश दिया था। देखिए श्रीलंका पर आक्रमण करने का आदेश नहीं दिया था। हालांकि आप लोग जानते हैं कि आईपीकेएफ यानी इंडियन पीस कीपिंग फोर्स, और इसको श्रीलंका में भेजा जाता। कब भेजा जाता? ध्यान रखना प्यारे साथियों, 1987 में भेजा जाता। किसके द्वारा? तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के द्वारा 1987 में इंडियन पीस कीपिंग फोर्स को श्रीलंका भेजा जाता है। तो आप लोगों का मन तो फिर दोनों ही कथन सही है, और दोनों सही कहा। ये कथन क्या करा? इन्होंने सियाली तमिल समस्या को सुलझाने के लिए भारतीय सेना को श्रीलंका पर आक्रमण का आदेश नहीं दिया था, यानी कि आक्रमण का आदेश थोड़ी दिया था। श्रीलंका ने आह्वान किया था कि हमारे को शांतिपूर्ण समस्या का हल करवाने के लिए, आपको शांतिपूर्ण रूप से मामला सुलझाने के लिए सेना भेजो। सेना भेजी, किसने भेजी? राजीव गांधी ने इंडियन पीस कीपिंग फोर्स को 1987 में भेजी। लेकिन ध्यान रखना 1989 में सेना को वापस बुला लिया जाता, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स को वापस बुला लिया जाता। शांति सेना सियाली तमिलों की समस्या को सुलझाने में कारगर साबित नहीं हुई, असफल हुई, तो फिर वापस बुला लिया था राजीव गांधी जी ने। और उसके बाद में आप लोग ये भी जानते हैं, समय आगे बढ़ता है और लिट्टे ने राजीव गांधी की क्या करवा दी? हत्या करवा दी। वेरी इंपॉर्टेंट है, लिट्टे से आपके प्रश्न आने की पूरी संभावना है। लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम, और इस लिट्टे का खात्मा हो जाता कब होता? 2009 में, और इस लिट्टे का खात्मा 2009 में हो जाता। लेकिन लिट्टे का प्रसिद्ध नेता या फिर नेतृत्व करता, संगठन करता कौन था? फटाफट से आप लोग कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न देखिए, आंसू के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सत्य है? आंसू, अब आंसू की बात करें, आंसू कौन से आंसू? वो आंसू ने जो आपकी आंखों में आते हैं। आंसू की बात करें तो ऑल असम स्टूडेंट यूनियन, इन्होंने असम में एक आंदोलन चलाया था 1979 से लेकर के 1985 तक। क्या चलाया था? असम में आंदोलन चला। आंसू एक छात्र संगठन था, इसका किसी राजनीतिक दल से कोई सरोकार नहीं था। सही बात है। आंसू का आंदोलन अवैध अप्रवासी, देखिए अवैध और अप्रवासी बंगाली और अन्य लोगों के दबदबे तथा मतदाता सूची में अप्रवासियों के नाम दर्ज होने के खिलाफ था। बिल्कुल सही बात है। इस आंदोलन के दौरान हिंसक और त्रासद घटनाएं हुई थी, बिल्कुल हुई थी। 1985 में असम समझौते के द्वारा इस आंदोलन को समाप्त किया गया था। बिल्कुल सही है। असम समझौते की बात करें तो असम समझौता हुआ था आपके AASU यानी ऑल असम स्टूडेंट यूनियन प्लस राजीव गांधी के मध्य। किन के मध्य हुआ था? राजीव गांधी के मध्य हुआ था। और असम के अंदर अमन और शांति और चैन की स्थापना हुई थी। तो आपके उपयुक्त सभी कथन क्या हो जाएंगे प्यारे साथियों? उपयुक्त सभी कथन है जो सही हो जाएगा। अब देखिए आंदोलन क्यों चला? अवैध अप्रवासी आ रहे थे। अवैध अप्रवासी कहां से आ रहे थे? तो ध्यान रखना प्यारे साथियों, अवैध अप्रवासी आ रहे थे आपके बांग्लादेश से। बंगाली और अन्य लोगों के दबदबे तथा मतदाता सूची, देखिए एक होता प्रवासी और एक होता अप्रवासी। प्रवासी की बात करें तो प्रवासी दिवस भी मनाया जाता है, प्रवासी दिवस। और कब मनाया जाता है? मनाया जाता है आपके 9 जनवरी को। प्रवास का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति कुछ समय के लिए अपने देश से बाहर जाता है, प्रवास के लिए, यात्रा के लिए, या फिर कुछ महीनों साल काम के लिए, वो प्रवासी होता है। लेकिन बांग्लादेश वाले आते थे, मान लो ये मजदूरी करने के लिए आते थे बाहरी लोग, या फिर शरणार्थी के रूप में आते थे। इन्होंने तो यहाँ आकर के अपना दबदबा वजूद बढ़ाने के लिए मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाना भी शुरू कर दिया कि हम तो इतने समय से यहाँ रह रहे हैं। तो असम वालों को लगा, असमी लोगों को लगा कि ये अप्रवासी, या फिर अपन बात कर रहे हैं जो बाहर से आ रहे हैं, अभी अल्पसंख्यक है, इस पर समय रहते कंट्रोल नहीं किया ना, तो ये बहुसंख्यक हो जाएंगे और हम लोग क्या हो जाएंगे? अल्पसंख्यक हो जाएंगे। तो आंसू ने इसको लेकर के ऑल असम स्टूडेंट यूनियन ने आंदोलन चलाया था। कोई भी आप लोगों के सामने समस्या आती है ना, तो प्यारे साथियों समस्या को टाइम पर उस समस्या का समाधान करना अति आवश्यक है। आप उसी समस्या को झेल करके बैठेंगे तो मैं वादे के साथ में कह सकता हूं, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि वो एक दिन आप लोगों के सामने वो छोटी सी समस्या विकराल रूप धारण करेगी।
अगर आप लोगों के मन में कोई भी शंका है, कोई भी समस्या पढ़ने को लेकर के, आप मेहनत कीजिए, समस्या का समाधान होता है। दुनिया में एक भी समस्या ऐसी नहीं जिसका समाधान नहीं होता, लेकिन समाधान करने वाले होने चाहिए। इस चीज को भी ध्यान में रखना। असम के अंदर अप्रवासी बंगाली और अन्य लोगों के दबदबे बढ़ रहे थे, मतदाता सूची में अप्रवासी नाम दर्ज कर रहे थे, तो आंसू ने क्या क्या आंसू, अरे वो आंसू नहीं जो आंखों में आते हैं, आपकी आंखों में आते हैं, मेरी आंखों में आते हैं, आंसू तो आएंगे। अगर आपके एंजाइम्स या फिर ग्लैंड्स सक्रिय है तो आंसू आएंगे, और आंसू आने भी चाहिए। लेकिन ये आंसू कौन सा है? ऑल असम स्टूडेंट यूनियन है। ठीक है, तो ये आपके उपयुक्त है, सभी उसका डी कथन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, सिक्किम राज्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सिक्किम राज्य की बात करें तो सिक्किम राज्य, और सिक्किम राज्य बना था भारत का 22वां राज्य, 22वां राज्य। और कब बना था? तो बना था आपके 1975 में। सिक्किम में लोकतंत्र बहाली के नेता कौन थे? फटाफट से कमेंट करके बताइए। भारत संघ में विलय से पूर्व यहाँ के रक्षा और विदेशी मामलों का जिम्मा भारत सरकार का था, जबकि यहाँ के आंतरिक प्रशासन की बागडोर यहाँ के राजा चोग्याल के हाथ में थी। बिल्कुल आपका कथन है जो सही है। सिक्किम का भारत में विलय जनमत संग्रह के माध्यम से हुआ था, बिल्कुल हुआ था। सिक्किम भारत का 23वां राज्य बना था, नहीं 23वां नहीं बना था। कौन सा राज्य? 22वां राज्य बना था। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कथन 1 और 2 सही हो जाएंगे, यानी बी ऑप्शन है जो आपका सही हो जाएगा। सिक्किम के विलय से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। आजादी के समय सिक्किम भारत की शरणागति प्राप्त थी, बिल्कुल शरणागति प्राप्त थी। सिक्किम विधानसभा के लिए पहला लोकतांत्रिक चुनाव 1974 में हुआ था, और इसमें सिक्किम कांग्रेस को भारी बहुमत मिला था। यह बात भी आपकी सही है। भारत सरकार ने सिक्किम विधानसभा के अनुरोध को मानकर सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया, बिल्कुल 22वां राज्य बनाया। भारत सरकार ने सिक्किम विधानसभा के अनुरोध को भी माना, और उसके बाद में सिक्किम में जनमत संग्रह करवाया था। संग्रह में सिक्किम की जनता भारत में मिलना चाहती थी। भारत संघ में सिक्किम के विलय को स्थानीय जनता का समर्थन हासिल नहीं था। देखिए ध्यान रखना, नहीं, भारत संघ में सिक्किम के विलय को स्थानीय जनता का समर्थन हासिल नहीं था। तो ये है आपके कथन है जो 4 नंबर गलत हो जाएगा। कथन 1, 2 और 3 सही है। सत्य कथन पूछ रहा है, सही उत्तर हो जाएगा आपका बी है जो क्या हो जाएगा? सही कथन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, जम्मू और कश्मीर में 3 राजनीतिक एवं सामाजिक क्षेत्र शामिल है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। बिल्कुल सही बात, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। वर्तमान समय में बात करें तो जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी है, और लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी है, यानी केंद्र शासित प्रदेश है। तो ये कथन तो आपका सही हो जाएगा। सही कथन पूछ रहा है, इसमें कौन से कथन सत्य है? जम्मू सत्र पहाड़ी तलेटी एवं मैदानी इलाके का मिश्रण है, जहां हिंदू मुस्लिम सिख यानी सभी धर्मों के लोग और भाषाओं के लोग रहते हैं। ये भी आपका कथन है जो सही है। लद्दाख पर्वतीय इलाका है जहां सिर्फ बौद्धों की आबादी है। नहीं, ध्यान रखना, लद्दाख में बहुत बहुसंख्यक है। लद्दाख पर्वतीय इलाका है जहां सिर्फ नहीं है, बौद्ध है जो बहुसंख्यक है। क्या है? बौद्ध है जो बहुसंख्यक है। लेकिन ध्यान रखना, लद्दाख में, इस लद्दाख जैसे पर्वतीय इलाके में मुस्लिम आबादी भी है। क्या है? मुस्लिम आबादी भी है। तो ये आपका कथन है जो 3 नंबर गलत हो जाएगा। और यह पूछ रहा कथन सत्य है, तो ध्यान रखना प्यारे साथियों, कथन ए और बी क्या है? सत्य है। ऑप्शन बी है जो सही हो जाएगा। कश्मीर से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कश्मीर से संबंधित आपको असत्य कथन बताना है। कश्मीर के हिंदू शासक हरि सिंह अपने को स्वतंत्र राज्य के रूप में रखना चाहते थे। बिल्कुल, कश्मीर के तत्कालीन राजा हरि सिंह अपने आप को एक स्वतंत्र शासक के रूप में स्थापित रखना चाहते थे। पाकिस्तानी नेता सोचते थे कि कश्मीर पाकिस्तान से संबंध है क्योंकि राज्य की ज्यादातर आबादी मुस्लिम है। यह कथन भी आपका बिल्कुल है जो क्या है? सही है। शेख अब्दुल्ला चाहते थे कि महाराजा पद छोड़े और कश्मीर पाकिस्तान में शामिल हो जाए। शेख अब्दुल्ला चाहते थे कि महाराजा पद छोड़े और कश्मीर पाकिस्तान में शामिल हो जाए। नहीं भाई साहब, ये आपका कथन है जो गलत हो जाएगा। ये जरूर चाहते थे शेख अब्दुल्ला कि महाराजा पद छोड़े, लेकिन कश्मीर में शामिल नहीं होना। तो शेख अब्दुल्ला क्या चाहते थे? शेख अब्दुल्ला चाहते थे कि महाराजा हरि सिंह जी पद छोड़ दे और यहाँ का प्रधानमंत्री मैं बन जाऊं। क्या बन जाऊं? प्रधानमंत्री मैं बन जाऊं। अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान ने कबायली घुसपैठ को अपनी तरफ से कश्मीर पर कब्जे करने के लिए भेजा था। ये भी सही हो जाएगा। तो कथन है सी है जो आपका
गलत कथन है। शेख अब्दुल्ला चाहते थे कि महाराजा पद छोड़े और कश्मीर पाकिस्तान में शामिल हो जाए। शेख अब्दुल्ला ये नहीं चाहते थे। शेख अब्दुल्ला ये चाहते थे कि महाराजा पद छोड़े और मुस्लिम आबादी है यहाँ का प्रधानमंत्री मैं बन जाऊं। अब आप लोगों के मन में आ रहा सर जम्मू कश्मीर एक राज्य था और वहां का प्रधानमंत्री तो केंद्र सरकार में होते हैं, भारत के अधीन था। तो प्यारे साथियों आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद 370 धारा 370 के तहत विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था और उस समय जम्मू कश्मीर राज्य में मुख्यमंत्री या फिर सीएम का पद नहीं होकर के कौन सा पद था, पीएम का पद था। और इसी की बदौलत 1948 से लेकर के 1952 तक कौन पीएम रहते हैं, शेख अब्दुल्ला। 52 में इनको हटा दिया जाता है। 1974 में इंदिरा गांधी और शेख अब्दुल्ला के मध्य क्या होता, समझौता होता। उसके बाद में वापस से ये क्या बनते हैं, 1974 में ये बनते हैं आपके सीएम। पहले तो ये क्या बनते हैं, पीएम। 1974 में बनते सीएम। अब आप लोगों के मन में आ रहा सर कभी पीएम बना रहे हो कभी सीएम बना रहे हो, मामला क्या। पहले आप तो कह रहे हो पहले तो पीएम बने थे अब सीएम बने थे। 1948 से 1952 तक पीएम रहे, 1974 में सीएम बन गए। बिल्कुल मैं कह रहा हूं जो सही कह रहा हूं। आप लोगों के मन में ऐसे कैसे सही कह रहे हो, कभी पीएम कभी सीएम। 1955 और 1955 में जम्मू कश्मीर के संविधान में परिवर्तन किया गया था। उसके बाद में परिवर्तन हुआ तो पीएम का बदल करके पद नाम क्या कर दिया, सीएम कर दिया था। और आप लोग भली बात जानते हैं 1982 में शेख अब्दुल्ला का क्या हो जाता है, निधन हो जाता है। और 1982 में जम्मू कश्मीर का सीएम, और सीएम कौन बनता है, इसका बेटा, और इसके बेटे का नाम है फारूक अब्दुल्ला। क्या नाम है, फारूक अब्दुल्ला। तो ये कथन है जो प्यारे साथियों। और अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान ने कबायली घुसपैठियों को भेजा था। वेरी 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 इंपॉर्टेंट कथन है, यहां से प्रश्न आने की पूरी संभावना है। प्रश्न आता है कि पाकिस्तान पर कबायली हमला कब हुआ था, तो ध्यान रखना अक्टूबर 1947 के अंदर हुआ था। अगला प्रश्न देखिए प्यारे साथियों। अगला प्रश्न सूची फर्स्ट है और सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से आप लोगों को क्या करना है, मिलान करना है। ईवी रामास्वामी नायकर, मास्टर तारा सिंह, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला और लाल डेंगा। ईवी रामास्वामी की बात करें तो पिछले अध्याय में हम लोगों ने पढ़ा था ईवी रामास्वामी जिसका उपनाम था पेरियार। इन्होंने द्रविड़ आंदोलन का नेतृत्व किया था। इन्होंने 1925 में आत्म सम्मान आंदोलन चला था, उसका नेतृत्व किया था। इन्होंने डीएमके पार्टी का गठन किया था। तो देखिए कहां पर लिखा हुआ, इधर देखिए आपके आत्म सम्मान आंदोलन के जनक एवं ब्राह्मण विरोधी आंदोलन का नेतृत्व। यहाँ पर आपके 3 नंबर आ जाएगा। ईवी रामास्वामी जी ने आत्म सम्मान आंदोलन चलाया, सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट, और ब्राह्मण विरोधी आंदोलन चलाया था। आत्म सम्मान आंदोलन की बात करें तो अगर आप लोगों को भी अपना आत्म सम्मान बचाना है तो आंदोलन चलाइए। वो आंदोलन नहीं जो ईवी रामास्वामी जी ने चलाया था। आप लोग पढ़िए, मेहनत कीजिए, मेहनत करेंगे, पढ़ेंगे, आपके पास में पद आएगा, प्रतिष्ठा आएगी, पैसा आएगा, तो आपके पास में जो वर्तमान समय में गलाकाट प्रतिस्पर्धा में आपके ऊपर जो बेरोजगारी रूपी कलंक लगा हुआ ना वो मिटेगा और आपका खुद का आत्म स्वाभिमान, सेल्फ रेस्पेक्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। क्योंकि प्यारे साथियों आप लोग बन जाएंगे राजपत्रित अधिकारी। तो एम आ जाएगा 3। मास्टर तारा सिंह, मास्टर तारा सिंह की बात करें तो किससे संबंधित थे, तो ध्यान रखना अकाली दल से। किससे संबंधित थे, अकाली दल से। अकाली दल की स्थापना की बात करें 1920 में। अकाली दल मुख्य रूप से कहां से संबंधित था, ध्यान रखना पंजाब से संबंधित था। मास्टर तारा सिंह जी अकाली दल से संबंधित। स्वतंत्रता के बाद अलग पंजाब राज्य के निर्माण के समर्थक कौन थे, मास्टर तारा सिंह जी। तो आपके यहां पर क्या आ जाएगा 2। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, जम्मू कश्मीर की स्वायत्तता एवं धर्मनिरपेक्षता के समर्थक कौन थे, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। यहां आप मास्टर तारा सिंह जी में 1 आएगा क्योंकि ये मास्टर तारा सिंह जी स्वतंत्रता के बाद अलग पंजाब राज्य के समर्थक थे। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला में आएगा आपके 2। ये जम्मू कश्मीर के स्वायत्तता एवं धर्मनिरपेक्षता के समर्थक थे। अब देखिए लाल डेंगा, भारत के खिलाफ 2 दशक तक सशस्त्र संघर्ष के नेतृत्व एवं नवनिर्मित मिजोरम के मुख्यमंत्री कौन बने थे, लाल डेंगा बने थे। तो 3 1 2 4 3 1 2 4 3 ईवी रामास्वामी आत्म सम्मान, 1 मास्टर तारा सिंह पंजाब राज्य के समर्थक। ठीक है, तो आपके 3 1 2 4 यानी कि डी सही हो जाएगा।
आपके लाल डेंगा की बात करें, मिजो नेशनल फ्रंट, मिजो नेशनल फ्रंट MNF के संस्थापक कौन थे? लाल डेंगा। लाल डेंगा मिजोरम के क्या बनते हैं? मिजोरम के बनते हैं आपके मुख्यमंत्री, नव निर्मित मिजोरम के। आप लोगों के लिए एक प्रश्न है कि वर्तमान समय में पूर्वोत्तर का, सेवन सिस्टर का, पूर्वी भारत का सर्वाधिक हिंसक घटनाओं वाला, हिंसक आंदोलनों वाला कौन सा राज्य है? आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि मिजोरम में लाल डेंगा ने भारत के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का नेतृत्व किया था। लेकिन वर्तमान समय में बात कराने मिजोरम, वर्तमान समय में मिजोरम पूर्वी भारत और पूर्वी भारत और पूर्वी भारत का सबसे, पूर्वी भारत का सबसे शांतिप्रिय राज्य है। शांति प्रिय, पूर्वी भारत का सबसे शांतिप्रिय राज्य कौन सा है? मिजोरम है। वर्तमान समय में बात करें, यहाँ पर कला साहित्य का खूब तरीके से हुआ है विकास। आप लोगों के लिए प्रश्न है कि वर्तमान समय में पूर्वी भारत का सबसे ज्वलंत मुद्दा वाला, या फिर अपन कह सकते हैं हिंसक आंदोलनों वाला, प्रदर्शन वाला, धरना प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है? आप लोगों को कमेंट करके बताना है। फिर देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नागालैंड का राज्य, नागालैंड 1963 में राज्य बनाया था, बिल्कुल सही है। मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय 1972 में राज्य बनाए थे, बिल्कुल सही है। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को 1986 में राज्य बनाया था, बिल्कुल क्या है? बिल्कुल है, जो आपके गलत है। तो कब बनाया था? बनाया था प्यारे साथियों 1987 में। फटाफट से आप लोगों को कमेंट करके बताना है भारत का नवीनतम राज्य कौन सा है? नवीनतम राज्य, भारत का नवीनतम राज्य कौन सा है और इसका गठन कब हुआ था? फटाफट से आप लोगों को कमेंट करके बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 और 2। नागालैंड 1963 में, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय 1972 में, जबकि मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश कब बने थे? 1987 में बने थे। आप लोगों के लिए प्रश्न है कि भारत का नवीनतम राज्य कौन सा है? अगला प्रश्न देखिए प्यारे साथियों, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से क्या करना है? आप लोगों को मिलान करना है। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करना है। सामाजिक धार्मिक पहचान के आधार, इसके ऊपर आप 7 स्टार लगा लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सामाजिक धार्मिक पहचान के आधार पर राज्य का निर्माण, कौन से राज्य के निर्माण सामाजिक धार्मिक पहचान के आधार पर हुआ? भाषाई पहचान और केंद्र के साथ तनाव किस राज्य के साथ रहा? क्षेत्रीय असंतुलन के फलस्वरूप किस राज्य का निर्माण हुआ? आदिवासी पहचान के आधार पर अलगाववादी मांग कौन कर रहे हैं? तो आदिवासी पहचान के आधार पर अलगाव की मांग कौन कर रहा है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगी प्यारे साथियों? आपका सही उत्तर हो जाएगा आपके झारखंड और छत्तीसगढ़। उसके बाद हम बात करें सामाजिक धार्मिक पहचान के आधार पर राज्य का निर्माण वह आपके पंजाब का। उसके बाद में भाषाई पहचान और क्षेत्र के साथ में तनाव की बात करें, किसके साथ में? तमिलनाडु के साथ में। क्षेत्रीय असंतुलन के फलस्वरूप राज्य के निर्माण की बात करें तो कौन से राज्य का निर्माण? आपके नागालैंड और मिजोरम। सॉरी, 3 4 1 2, 3 4 1 2 सी है जो आपके क्या हो जाएगी प्यारे साथियों? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न, आज का अंतिम प्रश्न क्षेत्रीय आकांक्षा का प्रश्न है प्यारे साथियों। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1947 में अंग्रेजी साम्राज्य का खात्मा हो गया था, लेकिन फ्रांसीसियों ने गोवा, दमन और दीव से अपना शासन हटाने से इनकार कर दिया। प्रश्न को ढंग से पढ़ना। मैंने पहले भी बताया कि बड़ा प्रश्न देकर के न तो ज्यादा खुश होना है और न ज्यादा डरना है। न तो आपको हताश होने की आवश्यकता है, न आपको निराश होने की आवश्यकता है, न आपको पैनिक होने की आवश्यकता है, न आपको घबराने की आवश्यकता है, न आपको ज्यादा खुशी प्रदर्शित करने की आवश्यकता है। 1947 में अंग्रेजी साम्राज्य का खात्मा हो गया था, लेकिन फ्रांसीसियों ने गोवा, दमन और दीव से अपना शासन हटाने से इनकार कर दिया। आप लोगों के मन में आ रहा बिल्कुल सर, गोवा, दमन और दीव का मामला ये था और शासन हटाने से इनकार कर दिया था, ये तो सही है। फिर आपके मन में दूसरा देखिए, दूसरा कथन है कि दिसंबर 1961 में भारत सरकार ने गोवा में अपनी सेना भेजी और 2 दिन की कार्रवाई में भारतीय सेना ने गोवा को मुक्त करवा दिया। आपके मन में बिल्कुल सर करवा दिया। अगला कथन है 1967 के जनवरी में केंद्र सरकार ने गोवा में एक जनमत संग्रह करवाया। आपके मन में आ रहा बिल्कुल करवाया, ये भी सही है। 1987 में गोवा भारत संघ का एक राज्य बना, ये भी आपके सही है। तो सही है तो कौन सा कथन सत्य है? अब देखिए, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त सभी तो है नहीं। तो प्यारे साथियों, आप यहां पर क्या हो जाते? फ्यूज हो जाते। फ्यूज की बात करें तो क्या हो जाते? कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको बिल्कुल भी कतई कंफ्यूज नहीं होना है। एग्जामिनर आपसे गलती करवाएगा, एग्जामिनर का काम है आपसे गलती करवाना, कट ऑफ को कम रखना। आप छोटी छोटी
बारीकी देखिए, बारीकी देखेंगे तो आपको लगेगा पहले कथन में ही आपका उत्तर आ जाएगा। 1947 में अंग्रेजी साम्राज्य का खात्मा होगा, लेकिन फ्रांसीसी की जगह क्या आएगा? पुर्तगाली आएगा। पुर्तगालियों का शासन था गोवा, दमन और दीव पर। तो फ्रांसीसी छोटी सी मिस्टेक, और ये छोटी सी मिस्टेक आपको क्या कर देती है? दौड़ से बाहर कर देती है। और फिर अपने मन में आता, काश अगर मैं फ्रांसीसी पढ़ लेता तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। लेकिन तब तक चिड़िया है जो खेत चुग जाती है, और गला काट प्रतिस्पर्धा के युग में मेरिट पॉइंटों में रहती है। यहाँ तो आपके 1% सीधा गलत हो रहा, मेरिट पॉइंटों में रहती है, और आगे जाकर के मेरिट जन्मदिन, अपनी जन्म तारीख भी मेरिट का निर्धारण करती है कई बार। तो आपको बिल्कुल भी प्यारे विद्यार्थियों छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है। सिली मिस्टेक नहीं करेंगे तो आपका सिलेक्शन होगा, और सिलेक्शन एक दिन में नहीं, लेकिन एक दिन जरूर होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आशा और अपेक्षा करता हूं कि आप लोगों ने क्लास को पूर्ण मनोयोग से देखा होगा, ढंग से आप लोगों ने नोट डाउन किया होगा, आप लोगों को क्लास समझ में आ रही है। अगर आप लोगों को क्लास समझ में आ रही है, आप लोगों को क्लास फायदेमंद है, तो आप फटाफट से कमेंट कीजिए। और जो भी विद्यार्थी साथ साथ में नोट डाउन करे, कई विद्यार्थी मेरे को भेजते हैं रात को 11, साढ़े 11, 12 बजे तक पढ़ते हैं, फोटो खींच के भेजते, सर हमने आज ये नोट्स बनाए, ये नोट्स का मंच तैयार किया, आपकी क्लास देखी। तब प्यारे विद्यार्थियों वाकई में रियल में अंदर से एक बहुत अच्छा एहसास आता, अच्छी फीलिंग आती है, बहुत अच्छी खुशी होती है कि जो मैं काम कर रहा हूं वो काम सार्थक हो रहा है। आप लोग केवल क्लास को देखेंगे, देखकर छोड़ देंगे, फिर मेरे को बोलेंगे कि सर पीडीएफ भेजिए, कैसे सिलेक्शन होगा? मेहनत प्यारे विद्यार्थियों आप लोगों को करनी पड़ेगी। पढ़ना पढ़ने से आएगा। कई विद्यार्थी कहते हैं सर इतनी सी पोस्ट है, कैसे सिलेक्शन होगा? तो आपको कितनी इतनी सारी पोस्ट चाहिए? इतनी सी पोस्ट है, इतनी सी कहां से? 225 है पोस्ट है। तो विद्यार्थियों, प्यारे विद्यार्थी, प्रत्येक विद्यार्थी को केवल एक पोस्ट चाहिए। और हम भी बनेंगे विजेता, हम भी लेंगे मोर, बन के रहेंगे विजेता, लेकर रहेंगे मोर। ऐसी तमाम मजबूत, मेहनती, सटीक रणनीति के साथ में तैयारी करने वाली टीम के साथ में आप जुड़ेंगे ना, तो वो दिन दूर नहीं है, आप सिलेक्शन से रह जाएंगे। मंजिल मिलेगी, मंजिल मिलने का मजा आएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूं आपको क्लास पसंद आई होगी। मिलेंगे अगले सेशन में, अगले वीडियो में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, गुण बनाते रहिए। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, साथ साथ में पढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ेंगे नहीं तो अन्य विद्यार्थी अपने से कई गुना ज्यादा आगे निकल जाएंगे। अपने को मंजिल तक जाना है, क्योंकि मंजिल सामने खड़ी है, अपने को केवल और केवल चल के जाना है। जय हिंद साथियों, जय संविधान।